हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक सॉल्यूशन कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिल लोवंशी। आज आपके लिए लेकर के आया हूं फिजिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2। चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, चेक कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम के पर्पज से भी, और आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके पर्पज से भी हम लोग जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अपन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो देयर आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट आपका जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है इस टॉपिक में हम समझेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है वो भी हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं जो कि अपन को इसमें क्लियर करने हैं। चलिए सबसे पहले अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को ट्राई करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको सिर्फ हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स में या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। मींस जितना चार्ज पहले था सिस्टम का उतना ही चार्ज बाद में होगा। ये पूरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। क्लियर है? मींस चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसा कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, एनर्जी को भी आप ना तो बना सकते हो ना ही उसको बिगाड़ सकते हो, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आपने 11th में पढ़ा था। अब 12th में आपको यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, वो भी सेम टू सेम है ना। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जस्ट एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। क्लियर है? एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 3 ही नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। 11th में आपने डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग समझा होगा, क्योंकि एटम्स के ऊपर क्या होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ये चीज अच्छे से पढ़ी थी। अब बी पे भी आप सपोज करो कि 3 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल करके ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एटम या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज 0 होता है। इस प्रकार से, क्योंकि प्लस माइनस को प्लस माइनस को प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा। सेम इजीली यहां पर भी आप समझ सकते हो कि यहां का भी टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। अब ये बिफोर फ्रिक्शन या रबिंग, ठीक है, बिफोर रबिंग, ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, 0 + 0 0 ही है। अब आप यहां पर देखो, अगर आप इसको रब करते हो आपस में, जब आप रब करते हो आपस में तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? जब आप ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आप सपोज करो कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके आ गए, बी ऑब्जेक्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके ए ऑब्जेक्ट में आ गए। तो अब आपके पास देखो यहां पर ए ऑब्जेक्ट में पहले 3 पॉजिटिव थे, 3 नेगेटिव थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा यहां पर आ चुके हैं, और यहां पर 3 पॉजिटिव थे और 1 नेगेटिव बचेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 नेगेटिव जो है आपके ए पर ट्रांसफर हो चुके हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे तो प्लस माइनस को कैंसिल कर रहा है, प्लस माइनस को, और ये प्लस ये माइनस को कैंसिल कर रहा है, बट यहां पर ये दोनों माइनस जो है -2 चार्ज देंगे। ओके, ऐसे सिमिलरली आप यहां पर चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस को कैंसिल कर रहा है बट इसका ओवरऑल चार्ज +2 बन रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से आपने चार्ज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की मेथड से डेवलप कर लिया है, एक पे -2 और दूसरे पे +2। बट इस पूरे सिस्टम का अगर आप ओवरऑल चार्ज देखेंगे तो -2 और +2 भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल चार्ज आप ऐड करने पे कितना आ रहा है आइसोलेटेड सिस्टम का 0। यानी कि पहले भी आप इन दोनों को ऐड कर रहे थे 0 + 0, तब भी आपका कितना आ रहा था, 0 आ रहा था ओवरऑल चार्ज। तो बिफोर रबिंग भी आपका चार्ज 0 था, आफ्टर रबिंग भी आपका आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज 0 है। इसका मतलब ना तो चार्ज क्रिएट हुआ है और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है, बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो गया है। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, वो सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक इंटीग्रल नंबर में होता है या इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। कभी भी वो रेशनल नंबर में नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी आप काउंट करते हो तो उसको पॉइंट्स में नहीं करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, सपोज करो कि आपके पास पेन है और आपके पास बैग के अंदर कितनी पेन है ये मैं पूछता हूं, तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक पेन निकाला, दूसरे पेन को 1.5 आप काउंट कर रहे हो कि नहीं इसमें कैप नहीं है तो मैं इसको 1.5 कर लेता हूं, नहीं, आप उसको 2 3 इस तरीके से करेंगे। तो कोई भी आप मटेरियल को या कोई भी आप ऑब्जेक्ट्स को काउंटिंग करेंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल में देंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी इसी प्रकार से होते हैं, 1 2 3 4 यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्मेट में। अब होता क्या है कि फिर हमको उस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज निकालना हो। मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज निकालना हो, तो आप सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और यहां पर 15। तो जो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, 15। हालांकि इसमें और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि सपोज करो कि इसके अंदर 15 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 15 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि आपका जो टोटल चार्ज हुआ वो कितना होगा, 15 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 15 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। अब 15 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि ये 15 n है और ये फंडामेंटल चार्ज का मल्टीप्लाई है, यानी कि आपका क्वांटाइजेशन इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। इंटीग्रल मल्टीपल जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहां पर भी इसकी डेफिनेशन भी सिंपल सी डेफिनेशन है, द टोटल चार्ज ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर टोटल चार्ज फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ओके, तो मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला बना, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। बट ये प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी रहता है और नेगेटिव चार्ज भी रहता है, तो प्लस माइनस वहां पर आपको लगाना रहेगा। जहां पर n आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकते हैं। और फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये पावर में है 10 टू द पावर -19 कूलम। ये टोटल ओवरऑल चार्ज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं। यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी Q की वैल्यू 1 कूलम आ चुकी है, तो ये 1 कूलम आई है, तो ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आई है ये हमें बताना है। क्लियर है? चलो, तो आप यहां पर सॉल्यूशन जब करेंगे तो आप देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन है आपके पास ओवरऑल चार्ज 1 कूलम। क्लियर है? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज के अंदर होंगे। तो आप क्वांटाइजेशन लगाएंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अच्छा, नंबर होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, तो आप यहां पर मैग्नीट्यूड लेंगे, तो Q की वैल्यू तो आपने रख दी 1
n आपको नहीं पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी मैंने फंडामेंटल चार्ज बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? तो यहां पर ये वैल्यू आई। अब आप इस वैल्यू को डिवाइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्लियर है? अब यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल हटा के एक जीरो बढ़ाओ, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। अब ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर ये माइनस 19 ऊपर आके क्या होगी प्लस 19 होगी और डिवाइड में रह रहा है आपका 8। अभी भी ये नहीं कटेगा क्योंकि ये ऊपर छोटी वैल्यू है और नीचे बड़ी वैल्यू है, तो आप यहाँ से एक जीरो ले लो तो ये हो जाएगा आपका 50/8 इंटू 10 टू द पावर, एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि आपने एक पावर इधर दे दी है। फिर 2 से कटेगा ये 25 और ये 4। अब 25 में 4 का डिवाइड लगाएंगे तो देखो कितना आएगा। 25 में आपने 4 का डिवाइड लगाया, 4 6 जा 24, एक बचेगा डेसिमल का आएगा 0, फिर 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा डेसिमल का आएगा 0, 4 5 जा 20। यानी कि ओवरऑल आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया वो आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल आपके पास में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस 1 कूलम चार्ज के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बोला था कि ये तो डेसिमल में नहीं रह सकता, तो यहां पर 6.25 डेसिमल में कैसे आ गया? तो एक्चुअल में क्या है कि ये ओवरऑल वैल्यू पॉइंट में नहीं है। आप यहाँ पे ना 18 जीरो देख रहे हैं तो जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल ऑटोमेटिक उधर शिफ्ट हो जाएगा और सिर्फ शिफ्ट होने के बाद में 16 जीरो जो है 625 के पीछे लगेगी। क्लियर है? तो एक परफेक्ट नंबर निकल करके आएगा। तो ये हमारे 1 कूलम में चार्ज काउंट करने का एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि अगर मेरे पास टोटल चार्ज 10 कूलम होता तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते? अगर मेरे पास ओवरऑल चार्ज 10 कूलम होता, 1 कूलम के प्लेस पर मेरे पास 10 कूलम चार्ज होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते? कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। बट उससे पहले एक क्वेश्चन और भी है, ये क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आता है और आपको ध्यान से समझना है कि इसमें पूछा क्या है। क्लियर है? चलिए समझते हैं। इन अ सब्सटेंस देयर इज लैक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स, स्टेट क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ चार्जेस ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर या एक सब्सटेंस के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप देखो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट ये कह रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो आप समझो कि क्या होने वाला है। इलेक्ट्रॉन की सपोज करो कि कमी है, जितने पॉजिटिव हैं उतने बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने पॉजिटिव हैं उतने बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा, फिर आपके पास बचेगा पॉजिटिव चार्ज। आपके पास बचेगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और अगर लैक ऑफ प्रोटॉन हुआ तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आएगी हमको। तो आपके यहां पर टाइप ऑफ चार्ज जो है वो तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होने वाला है। चलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। बट यहां पर देखो कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। क्या गिवन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? बस कुछ नहीं बोल रहा है, आपको बताना है कि स्टेट क्वांटिटी यानी कि उसके ऊपर चार्ज टोटल कितना है और कौन से टाइप का चार्ज है। ठीक है, अब आपको क्वांटाइजेशन पता ही है, Q = +- NE। अब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपको पॉजिटिव चार्ज ये होगा, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। n की वैल्यू रखेंगे कितनी? 100 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चलो, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। तो Q = आपके पास आ गया ये 1600 इंटू 10 टू द पावर -19।
अब आप देखेंगे कि डेसिमल एक डिजिट के पहले था तो यहाँ डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब एक्चुअल में क्या होता है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहता है फिर से, तो डेसिमल अगर यहाँ है तो आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट इधर शिफ्ट अगर किया आपने तो आप यहाँ पर 2 प्लस करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में से 2 माइनस होगा तो माइनस 17 बचेगा, तो ये ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कुलम में आएगा, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलम होती है। तो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कुलम। इस चीज को नोट कर लेना कि 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कुलम टोटल ओवरऑल चार्ज आएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, बट वो रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे अपन रीजन भी लिख देते हैं, जो आपको टाइप ऑफ चार्ज पूछा है, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज ये होगा आपका पॉजिटिव। इसका रीजन क्या है, रीजन है देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी अगर रहती है, देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारी नेक्स्ट थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में देखेंगे हम लोग एक्चुअल में क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में जैसा आप सम नॉर्मली करते हो वैसे ही सम करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपके पास 5 रुपीज हैं, आपके फ्रेंड के पास 15 रुपीज हैं, आपके थर्ड फ्रेंड के पास 20 रुपीज हैं, आपके फोर्थ फ्रेंड के पास कुछ भी नहीं है, बेचारा नहीं है तो नहीं है। कितना टोटल आपके पास रुपया हुआ, तो आप क्या बोलोगे, सर सिंपली ऐड कर देंगे, 20 और 20 40, टोटल ओवरऑल पैसा हमारे पास 40 रुपए है। यानी कि आपने क्या करा, सिंपल एडिटिविटी का रूल फॉलो किया। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहां पर भी सेम एज इट इज जो है आपको रूल फॉलो करना है एडिटिविटी का। एडिटिविटी का रूल फॉलो करके क्या मिलेगा आपको, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मिलेगा। सपोज करो कि आपके पास में Q1, Q2, Q3 ऐसे चार्जेस हैं। क्लियर है, आपके पास एक सिस्टम है जिसमें Q1, Q2, Q3 ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। तो आपका ओवरऑल चार्ज कितना होगा, आपका ओवरऑल चार्ज होगा सभी के सम के बराबर, सभी के सम के बराबर। मीन्स कि आपका जो टोटल ओवरऑल चार्ज होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn। सपोज करो कि लास्ट जो चार्ज है वो Qn है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n Qi। क्लियर है, सम फॉर होता है समेशन, लिमिट कहां से कहां तक लगा दिया आपने, i इक्वल्स टू 1 to n, 1 से लेकर के n तक आपने इस पे लिमिट लगा दी। तो इस प्रकार से आप जो है टोटल ओवरऑल चार्ज एडिटिविटी ऑफ चार्ज से निकाल सकते हैं। यहां पर डेफिनेशन भी यही है, द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम आपको जो है मिलेगा ओवरऑल चार्ज के बराबर। क्लियर है, ये थी हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चलो अब आता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल और आपको मैं देता हूं। सपोज करो कि आपके पास चार्जेस हैं, वो इस प्रकार से हैं। एक Q1 चार्ज है आपका +3 माइक्रोकूलम, आपका Q2 चार्ज है -6 माइक्रोकूलम और Q3 चार्ज है आपका 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा, इसका ओवरऑल चार्ज होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मतलब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, बट सेम साइन के साथ में, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो 10 प्लस 3 कितना हो गया आपका, ये 13, उसमें से हो जाएगा -6, तो 13 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम। तो आपका ओवरऑल चार्ज जो है इस तरीके से आएगा, सेम साइन के साथ जो है आप उसको ऐड करेंगे। अब वो फिर माइनस होता है तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा।
क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं कूलम्ब्स लॉ पर, द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। कूलम्ब्स लॉ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम्स के लिए, बहुत आप ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं, प्लस साथ ही साथ इसमें जो है आपको क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं एक्चुअल में क्या है। कूलम्ब्स लॉ है वो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने हमें दिया था। ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो किसी भी चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को डिफाइन करने का एक लॉ है कि मान लो आपके पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, तो इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स मैग्नीट्यूड में लग रहा है, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें इन दोनों चार्ज के बीच में लग रहा है। जैसे दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकालने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था, है ना, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। वो था दो मासिव ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का। यहां पर दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा वो निकालने के लिए कूलम ने एक लॉ दिया था। तो इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। ये जो है फ्रेंच ऑफिसर थे, इंजीनियर थे और एक बहुत अच्छे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने किसी भी चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, उसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए भी बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया था। इनका जन्म हुआ था 1736 में और इनकी डेथ हुई थी 1806 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कूलम ने जो लॉ दिया, उस कूलम के लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि आपका जो दो चार्ज सपोज करो इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are at r distance apart, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्जेस आपके पास हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया r। तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना ले लिया हमने, सपोज किया कि r है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्योंकि ये रेस्ट चार्ज है, रेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब चार्ज जो है उसके नेचर दो टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे, एक हो सकता है कि वो अट्रैक्टिव क्वालिटी का हो सकता है, अट्रैक्टिव क्वालिटी का हो सकता है, दूसरा वो रिपल्सिव क्वालिटी का हो सकता है। डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्ज जो आपने लिए हैं इनका नेचर कैसा है। नेचर से मीन सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज Q1 है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है बट इनका नेचर जो है वो दोनों का पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव बाप रे, रिपल करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर सपोज करो कि एक पॉजिटिव है और दूसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव है, दूसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज है Q2 चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा भाई, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो किसी भी चार्ज के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्शन फोर्स लगेगा, डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज का नेचर कैसा है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अट्रैक्टिव क्वालिटी का भी हो सकता है और रिपल्सिव क्वालिटी का भी हो सकता है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वो हम कूलम्ब्स लॉ से समझेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग, कूलम के अकॉर्डिंग क्या था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। आपके पास दो चार्ज थे, उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली मतलब उल्टा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि जितना चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। और अगर आपने डिस्टेंस जो है ज्यादा बढ़ा दी, डिस्टेंस बढ़ा दी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी या फोर्स वीक हो जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स घटता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता है, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाता है, सेम रेशियो में।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आप एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी वैल्यू घटेगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में डिफरेंस है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कूलम्ब्स लॉ क्या था कि देखो इसकी डेफिनेशन भी है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is directly proportional to the product of charges, is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance, inversely proportional to the square of the distance between them। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला था। अब देखो आपके पास में ये फॉर्मूला आ गया, उसने बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो है हमारा k, q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब k की वैल्यू SI में देखो, यहां पर SI में k की वैल्यू देखना क्या होती है। k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सील ठप्पा लग रहा है, तो सील ठप्पा k की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, सील ठप्पा यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है SI सिस्टम में। क्लियर है? तो अभी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, तो F इज इक्वल टू आने वाला है हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और SI में फोर्स की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। चलो तो ये वैल्यू हो गई। एंड इन CGS में देखो, CGS में क्या होता है कि K की वैल्यू हो जाती है 1, K की वैल्यू क्या हो जाती है 1, और फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है CGS में, डायन। क्या हो जाती है, डायन। तो आपका जो फोर्स आएगा, देयरफॉर F इज इक्वल टू, ये पूरा जो है सील ठप्पा वैल्यू खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो यही बचेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और फोर्स की यूनिट क्या हो गई CGS में, डायन। क्या हो गई, डायन। डायन आती है, सील ठप्पा खा जाती है। यहाँ का सील ठप्पा खा गई तो डायन आती है, सील ठप्पा खा जाती है, तो फोर्स की यूनिट आपकी डायन हो गई और यहाँ पे सील ठप्पा हट गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ओनली बचा। तो ये पूरा कूलम्ब्स लॉ था। अच्छा, इस पूरे कूलम्ब्स लॉ में एक चीज यहां पर देखने को मिल रही है, एप्सिलॉन नॉट। 4 तो हमें पता ही है कि कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है 3.14। एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी, तो एक्चुअल में जो एप्सिलॉन नॉट है आपका, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट लगा है तो वहां पे फ्री स्पेस परमिटिविटी कहलाती है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी कि एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, तो वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरी चीज, इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। क्लियर है? ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पर होती है। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ था, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है? और जो पूरा डेरिवेशन है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो आप अच्छे तरीके से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आपको वहाँ पे क्लियर नहीं दिख रही हो तो मैं यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक बार और लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ हुआ। कूलम्ब्स लॉ के बाद इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने आपको की कंटेंट में बताया था कि हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। चलिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10 टू द पावर -7 कूलम एंड 3 × 10 टू द पावर -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर।
एयर में दोनों जो चार्ज स्फीयर हैं वो रखे हुए हैं, और हमें इनका मैग्नीट्यूड भी बताना है फोर्स का और नेचर भी बताना है। चलिए चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमको क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एक फर्स्ट चार्ज स्फीयर है, उसका चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, एंड जो सेकेंड चार्ज है उसकी वैल्यू कितना है? 3 × 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब दोनों ही चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों ही चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मतलब ये मीटर में चेंज होगा, 30 × 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है? एसआई में हमको चेंज करना होता है, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम एसआई में दे रखी है, तो सेंटीमीटर से हमको मीटर में यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो 30 × 10⁻², इसको आप ये भी लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻1, क्योंकि ये जो एक जीरो है वो यहाँ पर ऐड होगी, -2 + 1 आपका -1 बचेगा, तो ये आपकी आर की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻⁻1। अब आपको जो है फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पहले ही पता है, K Q1 Q2 अपॉन R², या फिर सील ठप्पा Q1 Q2 अपॉन R²। सील ठप्पे की वैल्यू क्या है? मीन्स K की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ ओके। Q1 की वैल्यू कितना है? Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷। Q2 का वैल्यू कितना है? Q2 का वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ अपॉन R²। R कितना है आपका? 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। क्लियर है? चलो इसको और आगे सोल्व करते हैं हम लोग, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू निकल करके आएगी 9 × 2 = 18, 18 3 × 54 इंटू 10⁻, देखो कितना होगा 9 - 7। जब बेस सेम होता है तो पावर का सीधे सम होता है, तो 9 - 7 ऐसे सीधे लिख देता हूं मैं, 9 - 7 अपॉन 3 का स्क्वायर आपको पता ही है 9 होगा, इंटू 10⁻2 1 जा 2। आगे स्लाइड देख लेता हूं मैं, है कि नहीं है? अच्छा है, इसमें आगे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो 9 × 2 = 18, 18 3 जा कितना हो गया आपका 54, और 9 - 7 - 7, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 2 1 जा 2, पावर के ऊपर पावर होती है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ गया। अब 9 6 जा कितना होता है? ये 54 होता है। तो अगली स्लाइड में अपन इसको ले लेते हैं। आपका F = आ गया 6 × 10⁻, चेक कर लेते हैं। 9 - 7 कितना बचेगा? 2, 2 - 7 कितना बचेगा? -5। ये ओवरऑल मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली, तो -5 जो है पावर बची। अच्छा, -5 बचने के बाद ये जो -2 पावर है ये ऊपर जाके +2 पावर होगी, तो -5 + 2 कर देता हूं मैं यहाँ पे, -5 + 2 कर देता हूं, और कुछ डिजिट तो नहीं बच गई। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ रहा है? 6 × 10⁻, -5 + 2 कितना बचेगा? -3 न्यूटन। तो 6 × 10⁻³ न्यूटन जो है पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आएगा। अब वो पूछ रहा है कि नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा? नेचर ऑफ फोर्स एक्चुअल में क्या है कि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। देखो यहाँ पर 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को बाप रे रिपल करेगा, तो रिपल करेगा इसका मतलब क्या है कि जो नेचर ऑफ फोर्स आने वाला है इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो आने वाला है रिपल्शन क्वालिटी का या रिपल्सिव क्वालिटी का। चलो, तो नेचर ऑफ फोर्स होगा रिपल्सिव। चलिए, ये चीज समझ में आई। और क्वेश्चन में कुछ पूछा था क्या? नहीं, उसने बोला था बस कि दो चार्जेस हैं 2 × 10⁻⁷, और डिस्टेंस दोनों के बीच का 30 सेंटीमीटर था, और आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना था, नेचर बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैग्नीट्यूड आएगा और ये आपका नेचर आएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -6 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 90 सेंटीमीटर अपार्ट। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आप देखो,
इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि करना क्या है। इसमें आपको सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है कि आपको फर्स्ट चार्ज Q1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 3 माइक्रो कूलम, ये प्लस में है। माइक्रो को आप चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 लगाएंगे, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम में आपका 10 की पावर -6 कूलम होगा। ठीक है, माइक्रो मीन्स होता है 10 की पावर -6। ये कन्वर्जन अपन ने 11th में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा था। अगर नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, 3 माइक्रो कूलम चेंज हो गया। उसके बाद है माइनस का 6 माइक्रो कूलम, तो -6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ये भी हो गया, दोनों का कन्वर्जन हो गया। डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर। कितना है, 90 सेंटीमीटर। इसको भी चेंज करो आप, तो 90 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। ये जीरो भी उधर ऐड होगी, तो 9 इंटू 10 की पावर -1 मीटर जो है आपका डिस्टेंस बचेगा। अब आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू सील ठप्पा यानी K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब आप K की वैल्यू रखेंगे, Q1 की वैल्यू रखेंगे, Q2 की वैल्यू रखेंगे और R की वैल्यू रखेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना जो है इस पूरे फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है। और दूसरी चीज नेचर ऑफ फोर्स। अच्छा, नेचर ऑफ फोर्स आप खुद नेचर ऑफ फोर्स जो है गेस करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या नेचर ऑफ फोर्स होने वाला होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें भाईचारा होगा। मैंने हिंट दे दी। चलिए, अब आप जो है मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा और दूसरी चीज नेचर ऑफ फोर्स कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइड छोड़ी थी। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। समझना, यहाँ पर आपको फोर्स दे दिया है। फोर्स देने के बाद में वो क्या पूछ रहा है, वो पहली चीज पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स। दोनों स्फेयर के बीच का डिस्टेंस यानी कि R आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर है। और दूसरी चीज पूछ रहा है वो कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट। ओके, सेकेंड स्फेयर पे फर्स्ट स्फेयर के थ्रू कितना फोर्स लगेगा, ये भी हम लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले आर काउंट करते हैं, उसके बाद में हम लोग सेकेंड पॉइंट पर जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है आपको स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, यानी कि आपका जो Q1 है वो 0.4 माइक्रोकूलम। अच्छा, माइक्रोकूलम को फिर से चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। क्लियर है। सेकेंड चार्ज जो है, स्फेयर जो है वो कितना है, माइनस का है 0.8 माइक्रोकूलम, यानी कि -0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। भाई साहब, नेचर तो पहले ही पता लग गया हम लोगों को कि प्लस माइनस है, तो मतलब क्या होगा अट्रैक्शन, भाईचारा। डिस्टेंस कितना है नहीं पता, ए वाले में डिस्टेंस ही काउंट करनी है, ए वाले में डिस्टेंस ही काउंट करनी है। चलिए अब हम यहां पर वही, अच्छा एक चीज और है कि आपको फोर्स गिवन है ना, फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन। यहां पर हम लिखना भूल गए, फोर्स भाई साहब को अगर भूल जाएंगे तो आर नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, वहीं से हम फॉर्मूला लगाते हैं, सील ठप्पा K Q1 Q2 अपॉन R²। सर ये सील ठप्पा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना K Q1 Q2 अपॉन R²। अब K की वैल्यू रख देते हैं। चलो अगली स्लाइड है क्या मेरे पास, हाँ है। अगली स्लाइड में अपन वैल्यू रखते हैं K की, अगली स्लाइड ले लेते हैं और K की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे F इज इक्वल टू K आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा, इंटू Q1 आपका है 0.4 इंटू 10 की पावर -6, 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 आपका जो है वो है -0.8 इंटू 10 की पावर -6, बट मैग्नीट्यूड अपन को यहाँ पे रखना है, तो मैग्नीट्यूड में प्लस रखाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -6, 0.8
8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी। अच्छा, आप F के इक्वल भी तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, कितनी? 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पर मैं जो है ये F की वैल्यू रख देता हूँ, है ना, 0.2। तो मैंने यहाँ पर 0.2 वैल्यू रख दी। क्लियर है? अब क्या होगा कि ये वाला जो आर स्क्वायर है इसको लेके चलते हैं यहाँ पर, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा 9 4 जा कितना होगा 36, यानी कि ये 3.6 हो गया। और इसके साथ में इंटू में 0.8 ले लेता हूं, इंटू 10 की पावर देखो क्या होगा, 9 - 6 बचेगा कितना, 3 प्लस का 3 बचेगा, है ना। बेस सेम होने पे पावर का हम सीधे सम करते हैं। तो 9 - 6 कितना पावर बचेगा, प्लस का 3, प्लस 3 - 6, तो माइनस का जो है वो 3 बचेगा। क्लियर है? तो पूरी पावर का जब अपन ने सॉल्यूशन करा तो ये कितना आया, -3, और डिवाइड में आपका ये 0.2 आ जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल से डेसिमल काट दिया, 2 4 जा 8 आया, 2 4 जा 8 आया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये 3.6 है, इसका इंटू कर लेते हैं अपन सीधे, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, कैरी के आएगा 2, 4 3 जा 12 और 2 14, डेसिमल आएगा यहाँ पर, इंटू 10 की पावर कितनी बन रही है, -3। ओके, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ 144 इंटू 10 की पावर -3 -1, क्योंकि डेसिमल जब इधर आता है लेफ्ट से राइट में तो एक पावर माइनस होती है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 144 इंटू 10 की पावर -3 -1, माइनस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का ही रहेगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर इंटू इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर -2 का स्क्वायर, और इधर है आर स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे होल स्क्वायर भी इसको लगा सकते हैं, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर लगा सकते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू आया 12 इंटू 10 की पावर -2। आगे देखते हैं स्लाइड है क्या, हाँ है। तो r इज इक्वल टू आया आपका 12 इंटू 10 की पावर -2, मतलब ये हो गया 0.12। जितनी पावर माइनस में रहती है, मतलब जैसे आपका ये आया वैल्यू, एक बार और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे तो समझना इजी हो जाएगा। जैसे r आया आपका 12 इंटू 10 की पावर -2, इसका मतलब ये हुआ कि r इज इक्वल टू 0.12, -2 है मतलब डेसिमल आपका 2 डिजिट इधर जाएगा, 2 डिजिट जब इधर आएगा तो डेसिमल का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.12। अच्छा, ये आएगा आपका मीटर में, किस में आएगा, मीटर में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका 0.12 मीटर 12 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं 12, और ये होता है आपका 10 की पावर -2 मतलब सेंटीमीटर। तो आपका ये सीधे 12 सेंटीमीटर बन गया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर होगा। अब हम जो है बी पार्ट जो है उसका सोल्व करते हैं। बी पार्ट में वो ये कह रहा था, सिंपल सी बात है, बी पार्ट में ये कह रहा था कि एक स्फीयर ए है आपका और एक स्फीयर बी है आपका, एक पॉजिटिव चार्ज वाला था और एक नेगेटिव चार्ज वाला था। इसमें कितना था 0.4 माइक्रोकूलम और इसमें था माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो निकल ही आया है हमारा, कितना 12 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल आया है। अब वो ये बोल रहा है कि सेकंड वाले पर, ये आपका सेकंड है और ये आपका फर्स्ट है, तो सेकंड वाले पे फर्स्ट कितना फोर्स लगाएगा। तो एक्चुअल में क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ भी अपन ने 11th में पढ़ा है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स फर्स्ट वाला सेकंड पे लगाएगा उतना ही सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे भी लगाएगा, और दोनों का फोर्स लगभग कितना लग रहा है, कितना मैग्नीट्यूड में क्वेश्चन में दिया है 0.2 न्यूटन। तो सेकंड पर फर्स्ट भी 0.2 न्यूटन लगाएगा, वैसे ही फर्स्ट पर सेकंड भी 0.2 न्यूटन ही लगाएगा। तो दोनों ही एक दूसरे पर 0.2 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स
थर्ड लॉ, both charges applied same force, applied same attractive force, hence the force on second sphere due to first will be 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। तो कोई सा भी पूछता, ये इस पे या ये इस पे, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो है टॉपिक न्यूमेरिकल वाला कंप्लीट हुआ। आगे ही ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा जो है टाइम हम लोग कंज्यूम करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमेशा हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरह से हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहे। आप हमसे जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें और आप जो है हमेशा जो है आगे ग्रो करते रहें। Thank you very much. Thanks for watching. Keep continue to us.